ठीक, तो आज हम बात करेंगे डिजिटल रेप के बारे में। ठीक है, रेप के बारे में तो हम लोगों ने सोशल इश्यूज में ही पढ़ा था, जानकारी ली थी। तो आखिर ये डिजिटल रेप मतलब सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, क्या है मामला है पूरा, तो आज जानेंगे इसको पूरा डिटेल में, आखिर ये डिजिटल रेप का क्या मामला है। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट रहेंगे, उन पॉइंटों को हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ताकि जानकारी एकदम सटीक मिल जाए। सबसे पहले तो ये जान लेंगे कि जो डिजिटल रेप है आखिर ये सुर्खियों में क्यों है। ठीक है, तो बात कर लेंगे। सबसे पहले पॉइंट रहेगा हमारा, ये सुर्खियों में क्यों है या खबरों में क्यों है। ठीक है, हम जानना कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा जो है डिजिटल रेप के बारे में आ रहा है, न्यूज में आ रहा है। आखिर क्यों है ऐसा सुर्खियों में, इसके बारे में। फिर दूसरे नंबर पे हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो रहेगा क्या है फिर ये भी जानना है कि आखिर ये फिर क्या है। ठीक है, तो डिजिटल रेप क्या है इसके बारे में जानेंगे। फिर हम देख लेंगे कि ये जो डिजिटल रेप है क्या इसके लिए कोई कानून बना है या पहले से है कानून, बना है तो कब बना है, क्या है, तो कानून के बारे में जान लेंगे, इसकी स्थिति क्या है कानून की ये जान लेंगे, और फिर साथ ही साथ डेटा को भी, कुछ इससे जुड़े डेटा को भी स्टडी कर लिए, तो कानून के बारे में जान लेंगे। ठीक है, कानून के साथ साथ इनमें सजा भी क्या है ये भी जान लेंगे। ठीक है, स्थिति के बारे में जान लेंगे, और फिर जो है इससे जुड़े डेटा को भी हम स्टडी कर लेंगे। ठीक है, ये तीनों जो है हम एक साथ उसमें डिस्कस कर लेंगे। फिर आगे डिफरेंस कर देख लेंगे, एक रेप होता है और दूसरा डिजिटल रेप, इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, रेप एवं डिजिटल रेप में अंतर को जान लेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के हमें मोटे मोटे तौर पे 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे और पूरा हम टॉपिक अपना क्लियर कर लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि आखिर सुर्खियों में क्यों है, खबरों में क्यों है। देखिए हाल फिलहाल में मतलब पिछले मंडे को एक ऐसी वारदात हुई है अपने नोएडा में कि मतलब 81 वर्ष के व्यक्ति ने एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ ये डिजिटल रेप की घटना को अंजाम दिया। और ऐसा पहली बार नहीं कि उस महिला उस लड़की के साथ जो है ये रेप की घटना पहली बार हुई हो, मतलब जब वो लड़की 10 साल की थी तब से उसके साथ ये घटना, ये वारदात की जा रही थी उस व्यक्ति के द्वारा। और चौंकाने वाली बात यह है कि वो व्यक्ति खुद को उस महिला का संरक्षक बताता है, जो कि कहता है कि मैं इसको संरक्षण प्रदान करता हूं। हमने रेप में भी देखा, रेप की वारदात ज्यादातर एक व्यक्ति महिला के करीबियों या रिश्तेदारियों के द्वारा ही ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो जो बच्ची को संरक्षक बताता है खुद का, उसी के द्वारा डिजिटल रेप को अंजाम दिया गया। अब बात कर लेंगे आखिर ये क्या है। ठीक है, तो अब नाम सुन के तो ये लग रहा होगा कि जैसे डिजिटल रेप की बात हो रही, तो नाम सुन के ये लग रहा होगा कि कहीं ये जो है इंटरनेट के द्वारा किया जाने वाला रेप तो नहीं है, जिसमें इंटरनेट के माध्यम से किया जाने वाला रेप है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, दरअसल नाम की अगर बात करें तो ये डिजिटल रेप जो है डिजिटल रेप से मिलकर ये शब्द बना है। ठीक है, तो डिजिट का अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो वो अंक आता है। ठीक है, तो सिर्फ अंक ही नहीं होता है, अंग्रेजी शब्दकोश में अगर हम देखें तो डिजिट जो है आप कह सकते हैं अंगुली, अंगूठा या फिर पैर की अंगुलियों, इन सब के लिए भी, इन और ह्यूमन ऑर्गन्स के लिए भी हम डिजिट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इन सब के लिए भी डिजिट शब्द का इस्तेमाल
होता है, ठीक है। और रेप का तो आपको पता ही है। तो अब आपको थोड़ा क्लियर होने लगा होगा कि अच्छा ये है मामला डिजिटल रेप का, ठीक है। अगर इसकी डिफाइन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई शख्स किसी महिला की बिना अनुमति के उसके प्राइवेट पार्ट्स को अपने डिजिट्स के द्वारा या डिजिट्स का इस्तेमाल करके यौन उत्पीड़न करता है, तो आप कहेंगे वो डिजिटल रेप है, ठीक है। तो आप इसमें अगर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि इसकी अगर डिफाइन की बात करें कि क्या है, तो आप ये दिखा सकते हैं। इसमें यहीं पे लिख रहा हूं कि यदि कोई शख्स या व्यक्ति किसी महिला की अनुमति के बिना उसके प्राइवेट पार्ट्स को अपने डिजिट से छेड़ता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये डिजिटल रेप है, यानी कि यौन उत्पीड़न के लिए वह शख्स अपने डिजिट का इस्तेमाल करता है, यानी यौन उत्पीड़न के लिए वह शख्स अपने डिजिट्स का इस्तेमाल करता है। और डिजिट अभी आपने देखा, ये सारी चीजें शरीर के इन ऑर्गन के लिए भी इस्तेमाल होता है ना। देखिए अब बात करते हैं कानून की बात करें तो दरअसल जैसे विदेशों में इस तरह के कानून तो हैं ही हैं, मगर भारत में भी इसके लिए कानून बना दिया गया है, कानून बना है इसके, ठीक है। तो भारत में भी इसके लिए कानून है। दरअसल एक कानून की अगर बात करें तो दरअसल जो 2012 की घटना हुई थी, दिल्ली की घटना, निर्भया कांड की जो घटना हुई थी, उससे पहले रेप को सिर्फ ये माना जाता था कि संभोग से ही मतलब रेप से रखा जाता था, मगर अब इसको भी शामिल किया गया, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से वो घटना को अंजाम दिया गया था उसमें मजबूर हो गए थे न्यायपालिका भी कि इस तरह की घटनाओं को, इस तरह के कृत्यों को भी रेप की श्रेणी में रखा जाए। दरअसल 2012 से पहले इस तरह की घटनाओं को खाली छेड़छाड़ तक ही सीमित माना गया था, खाली जो है छेड़छाड़ की घटनाओं तक माना गया था। मगर 2012 के बाद में जो घटना घटी निर्भया कांड, उसके बाद में जो अधिनियम लाया गया 2013 में, जिसको हम निर्भया अधिनियम भी कहते हैं, ठीक है। तो निर्भया अधिनियम के तहत इसको के तहत इसमें सजा का प्रावधान भी दिया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत इसको रेप की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे, कोई डेटा स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो जो ये जो डिजिटल रेप है, देखिए
रेप की अगर वारदात की बात करें तो वो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ रेप सबसे ज्यादा होते हैं। और ऐसे मामलों में वो राजस्थान हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, या फिर हिमाचल प्रदेश हो, या फिर झारखंड, ये राज्य, इन राज्यों में रेप की घटनाएं जो हैं अधिक होती हैं। फिर बात कर लें कि अगर 2020 के डाटा को हम देखें, ठीक है, 2020-21 के डाटा को अगर हम देखें तो नाबालिग बच्चियों के साथ जो है 2655 रेप के मामले हुए, नाबालिग बच्चियों के साथ। ठीक है, देखिए ये तो है कि महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं तो होती हैं, मगर उसमें भी जो सबसे ज्यादा खतरा होता है वो नाबालिग बच्चों को, नाबालिग लड़कियों को, और जो शायद उसके बारे में जानता नहीं है, उसके ऐसे उसको समझ नहीं है। दरअसल क्यों वो अंतर ही नहीं स्पष्ट कर पाता कि जो उसके साथ हो रहा है वो गलत है या सही है। जो अबोध व्यक्ति है उसको पता ही नहीं, जो बच्चा है उसको पता नहीं चलता कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो ज्यादा खतरा पैदा हो जाता है वो नाबालिग बच्चियों को, और जो अबोध बच्चे हैं, ठीक है, जिनके व्यक्ति हैं जिनको जानकारी ठीक से नहीं होती, वो अंतर भी ऐसी घटनाओं में बोला जाता है कि गुड टच एंड बैड टच में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं आसानी से। ठीक है, अब बात कर लेंगे कि आखिर ये जो रेप है और डिजिटल रेप है इनमें क्या अंतर है। तो हम मानते हैं कि आप लोग इतना अगर आप लोग जान गए हो तो ये तो आप बता ही सकते हैं आसानी से कि रेप में और डिजिटल रेप में क्या अंतर है। देखिए अंतर सिर्फ इतना है, रेप तो रेप ही होता है कानून की नजरों में, वो कोई भी रेप हो। ठीक है, अंतर सिर्फ इतना है कि डिजिटल रेप की अगर बात करें तो इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं होता है, मगर क्या है, कानून की नजरों में तो रेप ही है। ठीक है, तो डिजिटल रेप के बारे में हमने जान लिया, ये सुर्खियों में क्यों है ये जान लिया था कि नोएडा में ऐसी वारदात हुई, जो 81 वर्ष का एक आर्टिस्ट, स्केच आर्टिस्ट, उसने जो है एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ डिजिटल रेप की घटना को अंजाम दिया, जो खुद को उस महिला का संरक्षण बताता था, और वो कह रहा था कि मैं इसको संरक्षण प्रदान कर रहा हूं। ठीक है, और वह व्यक्ति उस बच्ची को बेहतर शिक्षा के नाम पे अपने घर लेके आया था कि इसको बेहतर शिक्षा दी जाएगी। अब देखिए, अब ऐसे में कैसे मानवता पे कोई भरोसा करेगा। और उसके दोस्त की बेटी है, दोस्त क्या, उसके जहां पे वर्कशॉप है उसी में एक काम करने वाले एम्प्लॉय की बेटी थी। अब ऐसे कृत्य करो, ऐसे पाप करो तो पाप का घड़ा कहीं कभी ना तो भरेगा, फूटता है। ठीक है, और अंत में जो है हिम्मत जुटाई और उस बच्ची ने जो है पुलिस को शिकायत दी, शिकायत दर्ज गई, उसके बिहाफ पे जो है उस 81 वर्षीय व्यक्ति पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। ठीक है, तो सुर्खियों में तो आपने जान लिया क्या है, इसके बारे में भी जान लिया, स्पष्ट हो गया होगा कि डिजिटल रेप आखिर किससे मतलब है, क्या ताल्लुकात रखता है, क्या स्थिति है। फिर हमने देखा कानून और स्थिति डाटा के बारे में, तो हमने स्टडी भी कर लिया। ठीक है, भारत में भी इसके लिए कानून है, 2012 से पहले नहीं था, 2012 की घटना के बाद हुआ, जो कि निर्भया अधिनियम 2013 के अंतर्गत रखा गया है इसको। ठीक है, अंतर भी आपने देख लिया, समझ लिया कि रेप और डिजिटल रेप में क्या अंतर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।